रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय की एक और बेहतरीन लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट हैं माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम। आज हम 8वीं की पाठ 8 कोशिका संरचना के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव, आज की हमारी विज्ञान विषय के एक्सपर्ट माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम एवं विषय के आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों का एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी अपने इस स्लोगन के साथ आइए सम्मान के साथ आमंत्रित करें श्रद्धा अग्रवाल मैम को। नमस्ते। आज हम कक्षा 8 का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं हम इस बात से कि बच्चों आपको ये मालूम है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। आप सजीवों और निर्जीवों के अंतर से भली भांति परिचित हैं। तो जब हम सजीव की बात करते हैं तो सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। आप सभी ने भवन जरूर देखे हैं, बनते हुए भी देखे हैं। तो आपको ये पता है कि किसी भवन के निर्माण करने के लिए उसकी एक एक ईंट जोड़कर उस पूरे घर मकान को आकार दिया जाता है। अर्थात उस मकान की कहा जाए कि एक इकाई जो है वो होती है उसकी ईंट, और वही ईंट जुड़ जुड़कर पूरे मकान का निर्माण करती है। उसी प्रकार हम सजीवों का शरीर भी एक ऐसी इकाई से मिलकर बना होता है या ऐसी इकाइयों के आपस में मिलने से बनता है जिसका नाम है कोशिका। अर्थात कोशिका हमारे शरीर की वो एक इकाई है जो आपस में कई मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इसी कोशिका पर आधारित है जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो इस सेल के क्या फंक्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर यानी क्या संरचना है, इनके बारे में आज हम इस 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बारे में और भी यदि आप जानना चाहें तो बड़ी कक्षाओं में आपको इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हम कुछ मूलभूत बातों पर ही चर्चा करते हैं जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है। तो चलिए इस पर हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। कोशिका संरचना एवं प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। कोशिका यानी सेल की खोज किसने की या सेल शब्द कहां से आया। तो सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कॉर्क की कोशिकाओं की खोज की। अर्थात जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉर्क जो कि एक छाल होती है ना, उस छाल की कोशिकाओं का परीक्षण किया और उन कोशिकाओं को या जो उस कार की जो संरचना थी वो उनको मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उसकी संरचना जैसा उनको प्रतीत हुआ और इसको उन्होंने सेल का नाम दिया। हालांकि जो कॉर्क है वो एक निर्जीव कोशिका होती हैं। तो इसके बाद यानी रॉबर्ट हुक के कई वर्षों बाद जब एक उत्कृष्ट या उत्तम जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनका जब आविष्कार हुआ तो उनके माध्यम से कोशिका की और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई जो सजीव कोशिकाओं के माध्यम से हुई। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर सर्वप्रथम कोशिका शब्द या कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जाता है तो वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने छाल की कोशिकाओं यानी कॉर्क की कोशिकाओं की परीक्षण किया और ये उन्होंने पाया था कि जो कॉर्क की कोशिकाएं हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान व्यवस्थित पाई गई। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे कुछ चर्चा करी इसकी कोशिका की खोज के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कि कोशिका के कुछ खास गुणों के बारे में हम चर्चा करें कि आखिर कोशिका क्या है। बच्चों, कोशिका जो है हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई मतलब यूनिट, एक इकाई जिसके आपस में मिलने से, कई इकाइयों के आपस के मिलने से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। अगर एक कोशिका हमारे शरीर का ही निर्माण एक कोशिका से ही होता है। यही एक कोशिका धीरे धीरे जनन करके और अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती जाती है
और इस तरीके से हमारा पूरा शरीर बनता है, ठीक है ना। अर्थात निषेचन जब होता है तो निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वो एक पहली कोशिका है, और वही कोशिका आप विभाजित होकर, डिवाइड होकर क्या करती है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, और हमारे पूरे शरीर का निर्माण फिर उसी एक कोशिका से विभाजन के उपरांत होता जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो हमें क्लियर हो गई, कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। दूसरी बात कि हमारी संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब हमारी पूरे शरीर की जो संरचना है उसका निर्धारण भी कोशिका के माध्यम से होता है। संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर की संरचना, और कार्यात्मक मतलब जीवन की संपूर्ण कार्य कोशिका में ही होते हैं, या कहा जाए कि समस्त कार्यों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो होती है कोशिका। जीवन की समस्त क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम यदि कोई पूछता है आपसे तो वो क्या होती है, सेल, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर कोशिका जो है उनकी संख्या, आकृति और साइज में भिन्नता होती है, इसके संदर्भ में हम और चर्चा करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, कोशिकाओं की हम संख्या की बात करें तो कोशिकाओं की हम संख्या, जैसे हम अपने शरीर की कोशिका की बात करें या दूसरे जीवों के कोशिकाओं की बात करें, तो कई बार हम पाते हैं बहुत से जीव छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है, तो उनमें कोशिकाओं की संख्या में भी अंतर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई जीव बड़ा है तो उसकी कोशिकाओं का आकार भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिकाओं के आकार का जीव के शरीर के आकार से कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो कोशिका की संख्या के आधार पर हम दो प्रकार से जीवों को बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका से जिनका पूरा शरीर निर्मित हो रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उनको हम कैसे जीव कहते हैं, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव, ठीक। दूसरा है बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय यानी ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, जैसे कि हम स्वयं हैं, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। इसी तरह दूसरे और जीव जंतुओं में भी बहुत से कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक कोश की जीव वो होते हैं जिनकी शरीर केवल एक कोशिका से बना है, जैसे कि अमीबा। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा, इसका शरीर किससे मिलकर बना है, केवल एक कोशिका से बना हुआ है। इसी तरह से पैरामीशियम, ये सब कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, यानी यूनिसेलुलर जीव कहलाते हैं। तो आपको जरूर लग रहा होगा कि इनका अगर शरीर एक कोशिका का बना है तो ये कैसे जीवित रहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपसे कहा था कि कोशिका हमारी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है ना। मतलब हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं एक कोशिका में संभव है, एक कोशिका में संभव है, यानी हो सकती हैं, होती हैं, ठीक है। तो जो अमीबा है या पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव है, और इनकी जीवन की समस्त क्रियाएं, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो भोजन का अंतर्ग्रहण हो, या उत्सर्जन हो, या बहिर्गमन हो, या कुछ भी, वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं, उसकी उसी कोशिका में संपन्न होती हैं, ठीक है ना। आपकी किताब में चित्र भी बना हुआ है अमीबा और पैरामीशियम का। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अमीबा होता है उसका आकार कोशिका क्या होता है, बदलता रहता है, मतलब कभी भी एक समान उसका आकार फिक्स नहीं होता, उसका आकार लगातार बदलता है। जैसे अगर हमने ऐसा बना दिया, थोड़ी देर में ऐसा बन गया, तो ये सारे आकार अमीबा के हो सकते हैं। और ये जो
आपका सिरा जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम पादाब कहते हैं, ठीक है ना। ये इसके माध्यम से क्या होता है, अमीबा में गति होती है, अमीबा आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई अमीबा यानी एक कोशिकीय जीव की बात। अब मल्टी सेलुलर जीव की बात कि एक कोशिका से बहुकोशी कैसे बने, तो अभी मैंने बताया कि कोशिकाओं में प्रवृत्ति होती है जनन करने की। जनन करने की मतलब विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसी कारण क्या होता है, कोशिका विभाजित होकर और अधिक कोशिकाएं निर्माण करती जाती। अब हम बात करते हैं कि अमीबा में अगर हम बात करें कि एक कोश की जीव है, उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होते हैं, पादाप पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा वो भोजन को ग्रहण भी करता है और उसी के द्वारा वो क्या होता है, वो अपनी शरीर को गति भी देता है, यानी अपने शरीर को आगे बढ़ाकर मूव भी कर। अब कोशिका की आकृति की हम बात करें तो कोशिका की जो आकृति है, कोशिका की आकृति की अगर हम बात करें तो जैसे कि अमीबा की कोशिका की आकृति क्या हो रही है, बदलती जा रही है, यानी अपनी आकृति को बदलने में सक्षम है। इसी तरह से हमारे शरीर की जो WBC होती है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये भी एक कोशिका ही है। तो ये कोशिका भी अपना आकार बदलती रहती, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये जाना कि कोशिकाएं आकार परिवर्तन में होता है, लेकिन विभिन्न आकारों की कोशिकाएं भी होती हैं हमारे शरीर में, जैसे कि गोल कोशिकाएं यानी गोलाकार कोशिकाएं, चपटी कोशिकाएं, ठीक है, इसे तरकु रूप कोशिकाएं या बेलनाकार कोशिकाएं, और साथ ही आपकी कहा जाए कि रेशे रूप में भी कोशिकाएं हमें दिखती हैं। तो ये विभिन्न आकारों की कोशिकाएं हमें पाई जाती, लेकिन जो कोशिका की मूलभूत जो कहा जाए कि जो बेसिक जो उसके गुण होते हैं वो सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसमें कौन से अंगक पाए जाएंगे, उसके कौन से घटक होंगे, वो सभी कोशिकाओं में समान होंगे, चाहे कि कोशिका किसी भी आकार की क्यों ना हो, ठीक है। अब एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूंगी बच्चों कि जब हम बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो उसमें पौधे भी आते हैं, ठीक है ना, पौधे भी आते हैं। तो पौधे और जंतु दोनों बहुकोशिकीय होते हैं। अब इन दोनों की जो कोशिका है वो लगभग एक समान होती है, लेकिन कुछ इसमें अंतर होता है, और ये अंतर क्या है, ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जानेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोशिकाएं गोल हैं, चपटी हैं, शाखान्वित होती हैं। यहां पर मैं एक आपको तंत्रिका कोशिका का भी उदाहरण देना चाहूंगी। जो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की होती है वो तर्कु रूपी कोशिका होती है, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी ये होती, यानी कोशिका के आकार की हम अगर बात करें तो हमारे शरीर की जो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, वो बहुत बड़ी यानी सबसे बड़ी शरीर की हमारी कोशिका कहलाती है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसकी भी जो साइज होती है वो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जानी जाती है। उसका जो साइज होता है वो होता है इसको मैं मिटा देती हूं पहले। कोशिका का जो साइज है, उसमें आपका जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी साइज होती है 170 माइक्रोमीटर से गुणे 130 माइक्रोमीटर, यानी समझ लीजिए इतना बड़ा इसका साइज होता है किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी जो कि एक एकल कोशिका है जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसी तरह सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें तो वो होती है जीवाणु की कोशिका। जीवाणु की कोशिका जिसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। तो कहने का मतलब ये कि कोशिकाओं की जो साइज होती है वो छोटी से बड़ी तक हो सकती है। जहां हम सबसे छोटी साइज की बात करें तो जीवाणु की कोशिका है। इसी तरह सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि एक एकल कोशिका है, उसकी साइज सबसे बड़ी। अगर हम अपने शरीर की कोशिकाओं की बात करें तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो इस तरीके से ये हमने साइज के बारे में
जाना कि विभिन्न कोशिकाओं की जो साइज है वो उसमें भी काफी ज्यादा अंतर हो सकता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कोशिका की संरचना एवं प्रकार। अभी तक जो हमने बात करी है वो कोशिका की खोज, उसके आकार, उसकी साइज, ठीक है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो कोशिका की संरचना से संबंधित होगा। तो चलिए कोशिका की संरचना पे ध्यान देते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए, कोशिका की संरचना पढ़ने से पहले आपके मन में जरूर प्रश्न उठता होगा कि हमारा जो शरीर है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है ना? तो क्या हमारे विभिन्न अंगों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं या ये अंग कैसे बने हुए हैं? तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। एक नया शब्द आप सुनेंगे, उत्तक। उत्तक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। उत्तक, उत्तक किससे मिलके बनते हैं? ये बनते हैं आपके किससे? सेल से। सेल यानी कोशिका, ठीक है। तो कोशिका से मिलके क्या बनता है? उत्तक। लेकिन यहाँ पे उत्तक की परिभाषा समाप्त नहीं हुई है। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह होते हैं। यानी जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो कि संरचना और कार्य में क्या होती हैं? समान होती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। यानी उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो कि संरचना और कार्य में क्या है? समान है। तो ये कोशिकाएं जो कि संरचना में और कार्य में समान है वो क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। अब ये उत्तक क्या मिलके बनाते हैं? कोई भी अंग, हमारे शरीर का कोई अंग बनाते हैं। यानी किसी भी एक अंग में जो उत्तक है वो, उनमें कौन सी कोशिकाएं हैं? एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं उपस्थित हैं। और यही अंग क्या मिल बनाते हैं? अंग तंत्र, हमारा पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र हमारा जो माउथ से चालू होता है, उसमें स्टमक, आपका लीवर, ये सारी चीजें जो आती हैं, इसोफेगस है या फेरिंक्स है, लैरिंक्स, ये सारी चीजें जो आ रही हैं आपकी, वो क्या है? एक सिस्टम है, यानी एक तंत्र। और इस तंत्र को बनाने वाले जो अंग हैं वो पूरे एक अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और ये अंग किससे मिलके बने हैं बच्चों? ये उत्तक से मिलके बने हैं। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का वह समूह जो कि एक ही प्रकार का कार्य करती है और संरचना में भी एक समान होती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर विभिन्न प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करेंगे कोशिका के भाग क्या है। कोशिका के भाग, कोशिका के जो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक हैं आपके? 3 घटक हैं मुख्य। पहला घटक होता है इसका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक। दूसरा घटक होता है इसका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और तीसरा घटक होता है केंद्रक। पहला घटक है कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और तीसरा क्या है? केंद्रक, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक। तो इन तीनों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब बारी बारी से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और इनके क्या हमारे शरीर में, इनकी कोशिका में क्या, किस प्रकार ये सहायक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोई भी कोशिका की कोशिका झिल्ली क्या चीज है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाती हूं
ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कोशिका झिल्ली कहाँ है। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैंने एक आपकी यहां मैं एक पादप कोशिका का चित्र बना रही हूं ताकि हमें सारी चीजें इसमें दिखाई दे। ये जो मैं बना रही हूं इसका नाम है बच्चों कोशिका भित्ति। देखिए ये मैंने एक पादप कोशिका का चित्र बनाने का प्रयास किया है। पादप कोशिका, इस पादप कोशिका में ये जो आपको बाहरी भित्ति दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब आपको ये लगेगा कि जो कोशिका के 3 घटक मैंने बताए हैं उसमें कोशिका भित्ति का नाम नहीं आया। उसकी वजह भी बच्चों यही है कि ये जो घटक है वो केवल पौधों की कोशिकाओं में मिलता है, जंतु की कोशिकाओं में नहीं मिलता, इसलिए इसको हम मुख्य घटक के रूप में नहीं रख रहे हैं। लेकिन पौधों की कोशिकाओं के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक होता है जिसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है और ये क्या करती है बच्चों? पौधे को सहारा देती है। कहा जाए कि पौधे की कोशिकाओं को सपोर्ट देती है, उनको उनकी सुरक्षा करने में मदद करती है, क्योंकि पौधे जो हैं वो स्थिर होते हैं, चल नहीं पक सकते, उनको ताप, वायु या तेज ताप को सहना पड़ता है। तो इसके लिए उनको सुरक्षा कवच के रूप में कोशिका भित्ति कार्य करती है। और ये कोशिका भित्ति हमारी यानी जंतु की कोशिकाओं में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब इसके बाद जो अगली जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो कि पौधों की कोशिका या जंतु की कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक, ये कोशिका झिल्ली जो है वो कहा जाए कि कोशिका का बाहरी आवरण है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगर कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो क्या होगा? कोशिका का कोई आकार ही नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं गोलाकार कोशिका या बेलनाकार कोशिका, ठीक है, तो इन कोशिकाओं का ये जो आकार है वो कौन बना के रख रहा है? वो बना रही है उसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है वो छिद्रनुमा होती है। छिद्र मतलब पोरस होती है, इसमें छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का जो आवागमन है यानी जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो संभव हो पाता है। कोशिका के अंदर और बाहर के वातावरण को नियंत्रित करने का कार्य क्या करती है? कोशिका झिल्ली करती है। कैसी होती है? छिद्रयुक्त होती है और इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थों का आवागमन है वो संभव हो पाता है। कौन से पदार्थ अंदर जाएंगे, किनको नहीं जाना है, इस सब का नियंत्रण जो है वो कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य आपको समझ में आ गए होंगे कि कोशिका झिल्ली हमारे शरीर की कोशिका को क्या प्रदान करती है? आकार प्रदान करती है, पदार्थों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो चीज है वो है कोशिका द्रव। अगले घटक पर हम आते हैं जिसका नाम है कोशिका द्रव, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए आप चित्र में पहली चीज कोशिका भित्ति हो गई, दूसरा क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गई। अब इसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या उपस्थित होता है? कोशिका द्रव, जो कि एक जेली जैसा अर्धपारगम्य द्रव होता है, इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। और तीसरा होता है केंद्रक। केंद्रक प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है और ये लगभग जो आपका कोशिका है उसके मध्य में पाया जाता है। तो इन 3 घटकों के बारे में हमने बताया कि कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में मिलती है, कोशिका झिल्ली जो है
वो बाहरी आवरण है किसी भी कोशिका का। इसके अलावा कोशिका द्रव, जो कि एक द्रव के रूप में कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव में ही उपस्थित होता है हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। अब हम न्यूक्लियस के बारे में भी अभी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में हमने इन 3 घटकों के बारे में जाना कि ये घटक कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में, थोड़ा और बात करते हैं कि केंद्रक की संरचना पर डिस्कस करते हैं। आपकी पुस्तक में केंद्रक की संरचना भी दी गई है, इसको भी आप अवश्य देखिएगा। चलिए, केंद्रक क्या है और किस प्रकार से ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, केंद्रक जो है प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है और कोशिका का एक अनिवार्य या कहा जाए कि कंट्रोलिंग पावर जो होती है उस केंद्रक में पाई जाती है। तो केंद्रक की संरचना क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रक जो है बच्चों, अभी आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, इसमें मैं केंद्रक की संरचना को और स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। केवल केंद्रक को मैं दिखाने के लिए एक और छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। आप देख सकते हैं केंद्रक का जो आकार है वो कुछ आप ऐसा गोलाकार टाइप का देख रहे हैं, और इसके बाहर जो है वो आपका क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म उपस्थित है। इस केंद्रक में भी एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को कहा जाता है केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। इस स्पेशल केंद्रक की अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। और इस कोशिका द्रव के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है, उसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। जो हमारा केंद्रक होता है वो भी आपकी झिल्ली एक चारों ओर दिख रही है, जो कि केंद्रक को कोशिका द्रव में अलग कर रही है। इस झिल्ली को कहते हैं, ये जो एक झिल्ली टाइप की आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है बच्चों केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, पूरी कोशिका का एक कवर है, कोशिका को ढक रही है। उसी तरह से केंद्रक के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है, और इस केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली, वैसे ही केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जा रही है वो केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली में भी छिद्र पाए जाते हैं। ये भी कैसी होती है, पोरस होती है। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से ही न्यूक्लियस के अंदर का जो पदार्थ है और जो न्यूक्लियस के बाहर का पदार्थ है, उनके बीच में आवागमन संभव हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। न्यूक्लियोलस यानी जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, ये एक और संरचना है जो कि केंद्रक के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा केंद्रक के में आपके धागे नुमा संरचना भी पाई जाती है। ये धागे नुमा जो संरचना दिख रही है आपको, उलझे हुए धागे जैसी, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। ये धागे नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, जो कि बाद में गुणसूत्र में बदल जाती है। ठीक है, तो ये मेन संरचना होती है केंद्रक की। अब मैं आपको कुछ केंद्रक की जो संरचना में गुणसूत्र पाए जा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी। गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, वो किसी भी जनक का आनुवांशिक वाहक होते हैं। आनुवांशिक वाहक मतलब आप देखते हैं कि हम बच्चों के कई गुणों को उनसे माता पिता से तुलना करते हैं, कि किसी के बाल की आंखें भूरी हैं क्योंकि उसकी माँ की आंखें भूरी है, या कोई लंबा है तो अपने पिताजी पे गया है। तो ये जो गुण हैं ये कहलाते हैं अनुवांशिक गुण, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
यानी माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं। ठीक है, तो इन आनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य कौन करते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र ही होते हैं जो कि आनुवांशिक वाहक होते हैं। गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। जीन, ये जो गुणसूत्र की जो संरचना हम देख रहे हैं अभी उलझे हुए धागे जैसी दिख रही है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है उस वक्त ये गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इनको हम गुणसूत्र की संज्ञा देते हैं या गुणसूत्र का नाम देते हैं। और इन्हीं गुणसूत्र में जीन नामक संरचना पाई जाती है। जीन गुणसूत्र के ही भाग होते हैं और यही जीन जो होते हैं वो लक्षणों को माता पिता से उनकी संतान तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आनुवांशिक वाहक के रूप में। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक अगली चीज जो है, नया शब्द प्रोटोप्लाज्म, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूं। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। हमारी अगली चर्चा है जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों अभी आप सोच रहे होंगे कि कोशिका द्रव्य भी सुन लिया और केंद्रक द्रव्य भी सुन लिया। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य और केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य। ठीक, लेकिन इन दोनों द्रव्य को मिलाकर यदि हम कहें कि जीव द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को कहते हैं, यानी किसी कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अगर हम सम्मिलित रूप से कहें तो कहलाएगा वो जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य भी आ जाता है और केंद्रक द्रव्य भी आ जाता है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक तो हमारी संरचना पाई ही जाती है, लेकिन उसके अलावा बहुत से अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं जिसको सेल के जो घटक हैं उनको कहते हैं। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है या आपका राइबोसोम है, प्लास्टिड है, यानी जिसको हम लवक बोलते हैं। तो ये सारे घटक भी पाए जाते हैं जिनके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कोशिका की संरचना को जाना कि कोशिका की संरचना में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके अलावा पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे, क्योंकि वो ऐसा घटक है जो कि पौधों की कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो इस बात पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस बात में अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल होना बहुत आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत आवश्यक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो घटक है वो किसमें पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट नामक घटक भी आपका पाया जाता है। ठीक है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट 3 कैटेगरी होती है जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है लवक। क्या कहते हैं? लवक यानी प्लास्टिड। और लवक के अंतर्गत ही ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है या महत्वपूर्ण घटक है, जो कि केवल किसमें मिल रहा है बच्चों? पौधों की कोशिकाओं में मिलता है, जंतु की कोशिकाओं में नहीं होता। तो ये भी एक कारण है कि पौधे उत्पादक के रूप में होते हैं। ठीक, एक और है घटक जिसको हम नाम देते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, जैसे कि इससे नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका मतलब क्या होता है बच्चों? रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्तिका।
अभी हमने एक कोशिका की संरचना बनाई थी। इस कोशिका की संरचना में मान लीजिए ये आपका हमने केंद्रक बना दिया है, तो ये पादप की जो कोशिका होती है उसमें एक बहुत बड़ी क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है या रिक्त स्थान पाया जाता है। जबकि वही हम बात करें यदि जंतु की कोशिका में, तो जंतु की कोशिकाओं की जो रिक्तिका होती है वो कैसी होती है, छोटी पाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमने इसकी जो संरचना थी उस पर कुछ चर्चा कर ली है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और आपकी यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक यानी कैसी कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं बच्चों जिनमें की केंद्रक के चारों झिल्ली नहीं पाई जाती। आप इसका नाम ही देखिए, कैरियोटिक यानी होता है केंद्रक से संबंधित, ठीक है। और यूकैरियोटिक का तात्पर्य क्या है कि जब केंद्रक के चारों ओर क्या उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली। अगर कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो वो कोशिका कैसी कोशिका कहलाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका। और यदि कोशिका के अंदर यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। इसकी जगह यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक की, तो केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। अब आप सोचिए कि यदि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो उस कोशिका का जो क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र है या जो न्यूक्लियोलस है वो कोशिका में कैसा होगा, बिखरा होगा, यानी बिखरा पड़ा होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है वो इसलिए अलग है क्योंकि उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है जो कि उसको कोशिका द्रव्य से अलग कर रही है। लेकिन यदि वो केंद्रक झिल्ली नहीं है तो क्या होगा, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में यूं ही बिखरे रहेंगे। और ये अधिकतर जो आपकी जीवाणु कोशिका है, माइकोप्लाज्मा है, इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्गत आती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका हमारे में, पौधों में और सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। इसमें जो केंद्रक होता है वो उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और यही केंद्रक झिल्ली बच्चों केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग करती है और उसके अंदर आपके माइक्रोसोम जो क्रोमोसोम वगैरह उपस्थित होते हैं। तो एक सुविकसित कोशिका जो होती है या वेल डेवलप्ड जो कोशिका कहलाती है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप की कोशिका कहलाती है। तो ये अंतर आप याद रखें क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। इसके बाद हम अपने चैप्टर के अंतिम चरण में आ रहे हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर या तुलना। जब तुलना की बात कही जाती है तो तुलना में समानताएं भी आ जाती हैं आपकी और असमानताएं भी आ जाती हैं। बहुत सी समानताएं हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी थी, केंद्रक का पाया जाना, कोशिका द्रव्य का पाया जाना, ये सभी कोशिकाओं में समान है। लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके लिए आप इनके चित्रों का गहन अध्ययन कर लें क्योंकि इनका जो चित्र होता है लगभग एक जैसा ही होता है। अंतर कुछ कोशिका भित्ति में होता है, कुछ रिक्तिका में होता है, बाकी लगभग समान होता है। तो परीक्षा में यदि आपसे किसी एक कोशिका का चित्र बनाने के लिए कह दिया जाए तो आप 3-4 चीजों को ध्यान रखें, कोशिका भित्ति बनाना, कोशिका द्रव्य बनाना, नाभिक केंद्रक बनाना और कहा जाए गुणसूत्र वगैरह बनाना। इतनी चीजें अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको परीक्षा में नंबर मिल जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पे हम अंतर भी कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर में, इनमें क्या भिन्नता है, तो पहली भिन्नता तो आपको अभी समझ में आ गई होगी कि पहला अंतर जो है वो क्या है, कोशिका भित्ति का पाया जाना। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होगी, ये अब्सेंट होगी, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। दूसरी बात, आपका लवक, लवक यानी प्लास्टिड जिसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट, वो आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसी कारण हमारी पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। और ये भी चीज हमारी जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसके अलावा जो आपका रिक्तिका की बात करें हम, यानी वैक्यूल, इसमें जो रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में वो कैसी होती है, एक संख्या में एक और बड़ी, जबकि जंतु कोशिका में कैसी रहेंगी, छोटी छोटी गोल गोल और संख्या में अधिक। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर हम कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो हमारा लगभग समाप्त हो गया। इनके चित्र बनाने का अभ्यास आप अवश्य कर लें। अब हम एक बार फिर से इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, कि आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों हमने आज जाना कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका हमारे शरीर की किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात जीवन की समस्त क्रियाओं एक कोशिका में हो सकती हैं, एक कोशिका में संभव है। इस बात को हमने समझ लिया अच्छे से। इसके अलावा कोशिकाओं के आकार में भिन्नता हो सकती है। कोशिका की संख्या के आधार पे बहुत से जीव एक कोशिकीय होते हैं और बहुत से जीव बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनकी कोश शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है या जीवाणु कोशिका है। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, जैसे हमारा शरीर है, पौधों का शरीर है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और हमारा पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन विभिन्न कोशिकाओं में ऐसी कोशिकाएं जो कि समान आकार और कार्य करती हैं, वो मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। और ये उत्तक किसी अंग का निर्माण करते हैं, और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और इसी तरीके से हमारा पूरा शरीर भी बन जाता है। बात करें हमारी कोशिका की संरचना की, तो कोशिका की संरचना के 3 घटक होते हैं मुख्य रूप से, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण है जो कि उसको एक निश्चित आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, छिद्रित होती है ताकि पदार्थों का आवागमन कोशिका के अंदर और बाहर हो सके। ठीक है। अगला जो होता है कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसमें विभिन्न घटक पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जिकाएं है। ये सारे कोशिकांग इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा घटक होता है केंद्रक, जो कि स्वयं केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक होता है, और उसके अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो कि हमारे आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, वो केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि उन्हें अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करती है, उनको बाहरी आघातों से रक्षा करती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ अंतर और कुछ गुणों के आधार पर इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया है। तो इस प्रकार से चैप्टर जो होता है बच्चों समाप्त होता है। आप इस चैप्टर के जो चित्र हैं उनको जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी पोर्शन से आता है, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान चित्रों के बिना अधूरा है। इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप बड़ी कक्षाओं तक आप देखेंगे यदि आप साइंस की पढ़ाई करते हैं, जिसमें कोशिका की संरचना यानी चित्र बनाना और कोशिका
में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, ये आपको 10वीं तक की जो परीक्षाएं होती है उनमें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में सामने आता है। तो अभी तो आप बेसिक इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है आपने, उच्च कक्षाओं में इसको बहुत ही डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर आपका समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।